अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? ENG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश और लेसन नंबर 18 आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं। और उसमें आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट हैं वो कैसे हम राइट करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती हैं उससे मुराद क्या है। यानी अगर एक चीज़ है और आपने आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसकी लंबी तमहीद ना बांधें, बस डायरेक्टली आप जो आपका जो मेन जो आइडिया है, जो चीज़ है, आप उसको एक्सप्रेस कर दें। तो बेसिकली दिस इज़ द डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो फॉर ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट तीन जो चीज़ें हैं उनको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। जो मेन बात है वो आपने उसका जिक्र करना है। उसके बाद उससे रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं वो आपने देनी होती हैं सेकंड पार्ट में, गिव नेसेसरी डिटेल्स। एट द एंड यू हैव टू क्लोज विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है। यानी सिर्फ आपने क्लोज नहीं करना होता, आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट के अलावा आपको बताना होता है कि आप चाह क्या रहे हैं, या कौन सा जो एक्शन है जो है वो आपको रिक्वायर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिखते हैं फॉर प्रोविज़न ऑफ वाटर डिस्पेंसर इन योर ऑफिस रूम, देन एट द एंड विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट आपने वहाँ पे ये शो करवाना होता है, ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि यहाँ पे हमें एक अदद वाटर डिस्पेंसर की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट की यहाँ पे जो सिंपल सी डेफिनेशन है पढ़ लेते हैं कि इस अप्रोच में हम क्या करते हैं। दिस अप्रोच वर्क्स वेल व्हेन योर रिक्वेस्ट रिक्वायर्स नो स्पेशल टैक्ट और परसुएशन। यानी कि आपको ख़ास जो है किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने सिंपली जो बात है ना आपके माइंड में, आपने वो पहुँचा देनी होती है, ठीक है। सो इसका जो पहला पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ आपके लिए, विच इज़ द मेन आइडिया ऑफ द रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा ऊपर वाली। ओके, तो जर्नल रूल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज़ नॉट ओनली टू बी अंडरस्टूड बट आल्सो टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। तो मेन आइडिया जो है उसकी खासियत आपकी ये होनी चाहिए कि वो सिंपल हो, उसके दो मतलब ना निकलते हों, जो आप कह रहे हैं बस वही अगला बंदा समझे, ठीक है। So be aware of the difference between a polite request in question form। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन फॉर्म में, MCQs के हवाले से इसको नोट कर ले, तो उसके जो एंड पे है ना वो क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ठीक है। एंड अ क्वेश्चन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट, और एक सवाल होता है जो वाकई सवाल होता है, सही है। तो इन दोनों में डिफरेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नीचे एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ये हम देख लेते हैं। देखें, पहले पार्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चन फॉर्म कि वुड यू प्लीज़ हेल्प अस डिटरमिन वेदर केट किंग्सले इज़ अ सूटेबल एप्लीकेंट फॉर ए पोजीशन एज लैंडस्केप डिज़ाइनर। तो ये आप बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसमें देखें आपके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आया। लेकिन दूसरी अगर आप देखें जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है वो है कि डिड केट किंग्सली डेमोन्स्ट्रेट टू वर्क स्मूथली विथ क्लाइंट। तो यहाँ पे जो दूसरा जो मैंने सवाल पढ़ा है ना, तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट में हम ये सवाल पूछेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट होने जा रहे हैं, हमने कोई टैक्टिक्स यूज़ नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा, अब ये भी मैं कहना नहीं चाह रहा कि गुस्से से बात करनी है डायरेक्ट रिक्वेस्ट में, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट में आपने जो मेन चीज़ होती है उस पर फोकस करना होता है। जो ज़रा होता है ना मसाला लगाना थोड़ा सा, तो वो नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी वो थी गिव नेसेसरी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो उसका जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स का हेड है उसमें हम देखेंगे इस चीज़ में, ठीक है। ये मिडल सेक्शन होता है आपकी डायरेक्ट रिक्वेस्ट का, यानी डायरेक्ट रिक्वेस्ट बेसिकली आपका एक यूँ समझे लेटर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या मिडिल सेक्शन जो होता है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, क्या क्या लिखना होता है। तो जैसे कि डिटेल्स की बात हो रही थी ना कि इसमें हमें डिटेल्स देनी है, तो सबसे पहले तो आपने अपने रीडर को अपनी तरफ माइल इस बात पे करना है कि जो बेनिफिट होगा, ठीक है, यानी जो रीडर है उसे इस रिक्वेस्ट से क्या फ़ायदा है, कि वो आपकी ये रिक्वेस्ट क्यों पढ़े, पहली बात। दूसरा, आपने डिटेल्स तो देनी ही होती हैं, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट की। तीसरा जो है वो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपने पहले पूछने हैं, और जो लेस इम्पॉर्टेंट होंगे वो आपने
उसकी जो है ना आपने कैटेगराइजेशन कर लेनी है। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, उसके बाद और लेस इंपॉर्टेंट, तो ऐसे आपने पूछनी है, ठीक है। चौथी जो अहम बात है उसमें यह है कि आपने यूज़ नंबर लिस्ट व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग सेवरल आइटम्स और आंसर्स। तो नंबर लिस्ट का मतलब ये है कि आप नंबर में चीज़ें पूछें। जैसे आपके यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पॉइंट, तो इसी तरह आपने सवाल भी ऐसे ही इसी ऑर्डर में पूछने हैं, ठीक है। तो तीसरा जो था इसमें जो उसका पार्ट था वो था क्लोज विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। तो यहाँ पे उसका डिटेल में जिक्र तो नहीं हुआ लेकिन ये है कि आपने क्लोज में एट द एंड आपने जो एक्शन होता है वो प्रपोज करना होता है, रिक्वायर्ड एक्शन, ताकि जो जिसे आप लिख रहे हैं जो अथॉरिटी है वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अब आगे हैं ऑर्डर लेटर की तरफ। ऑर्डर लेटर क्या होता है, ठीक है, लेटर की एक टाइप है, इसको देख लेते हैं। एन ऑर्डर लेटर इज़ आल्सो नोन एज ए पीओ, या इसे परचेज ऑर्डर भी कहते हैं, सही है। इट बिगिंस द पेपर ट्रेल ऑफ अ स्पेसिफिक परचेज। The objective of an order letter is to provide the vendor with detailed instruction for filling an order. परचेज़ ऑर्डर में ना बेसिकली आप जो आपके वेंडर होता है जिससे आप सामान उठा रहे होते हैं, जिससे आपने सामान मंगवाना होता है, आपने उसे डिटेल इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं अपने ऑर्डर से रेलिवेंट, ठीक है। अगर मेरी एक मोबाइल की शॉप है फॉर एग्जांपल, मैं अपने वेंडर को अगर परचेज़ ऑर्डर भेजूँगा ना, एज आप यूँ समझें कि मैं इंडिविजुअल नहीं लिख रहा, मैं अपनी कंपनी की तरफ से लिख रहा हूँ, मैं मोबाइल्स चाहिए अपनी उसके लिए ट्रेडिंग के लिए। तो मैं जो ऑर्डर लेटर लिखूँगा तो उसमें मैं एक तो वेंडर को जो है ना अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑर्डर की फुल फिलिंग यानी ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो मामलात होते हैं उसके मुतालिक भी डिटेल दूंगा कि पेमेंट कैसे होगी या कैसे शिपमेंट होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑर्डर लेटर में अहम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसकी इतनी क्वांटिटी है, उसकी ये टाइप है, उसकी ये स्पेक्स है। स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है जी। तो जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना हम, तो ऑर्डर लेटर का ये पार्ट है प्लेसिंग ऑर्डर। तो हमने इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो हमें जो है अपने रीडर्स के इंटरेस्ट की जो है ना उसमें ज़रूरत नहीं होती। या आपने चीज़ नोट कर लेनी है, ऑर्डर को प्लेस करते वक्त ना या ऑर्डर लेटर लिखते वक्त हमें अपने यूज़र अपने रीडर जो है उसके इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसका जिक्र कर रहे होते हैं, सही है। जस्ट स्टेट योर नीड्स क्लियरली एंड डायरेक्टली, ठीक है। यू डोंट नीड टू एक्साइट योर रीडर्स इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम दोबारा आ गए हैं रिक्वेस्ट की तरफ। जब हम रूटीन इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना या उसके एक्शन को, तो हमारे जहन में दो सवाल होने चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू नो, यानी हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ का रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। दूसरा ये भी चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि वाई इज़ इट इन द रीडर्स इंटरेस्ट टू हेल्प यू, कि वो जिससे हम इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी हेल्प क्यों करेगा, उसका इसमें क्या बेनिफिट है। तो नीचे आपको ये अगर आप एक रिक्वेस्ट टू कंपनी इनसाइडर्स हैं तो इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें पॉइंट्स हैं वो शामिल होते हैं। एमसीक्यूज़ और आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी बहुत अहम है। आपका आ सकता है 3 नंबर का सवाल कि जब कंपनी इनसाइडर्स को आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका जो मेमो फॉर्म में जब आपको रिक्वेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 6 में से आप 3 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली तो है कि आपने प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है। एक तो ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें परमानेंट रिकॉर्ड दिया जाए, सेव्स टाइम्स एंड क्वेश्चन। दूसरी ये है कि इससे आपका टाइम बचता है और सेव्स टाइम एंड क्वेश्चन। इसमें यह है कि आपका एक तो टाइम बचता है और आपको ज़्यादा सवाल नहीं करने होते। उसके बाद टेल्स प्रीशियसली व्हाट इज़ नीडेड, यानी ये है कि आप जो है अपने जो आपको चाहिए ना चीज़ उसका जो आपने जो है ना साफ साफ उसका जो है ना इजहार करना है, जो चीज़ आपको ज़रूरत है जिसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द बेसिक रिक्वेस्ट इज़ स्टेटेड एट द बिगनिंग। बेसिक जो रिक्वेस्ट आपकी होती है ना वो आपके मेमो के सबसे शुरू में होगी, पहले पार्ट में होगी। द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट मेड द इंक्वायरी नेसेसरी। अगले 2 पैराग्राफ होंगे उसमें हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि क्यों ये चीज़ जो है ना इसकी ज़रूरत है। और at the end the final paragraph requests action and with a built-in questionnaire and makes a response day,
यानी एट द एंड आपका जो है आप जो आपको जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसका आप इज़हार करते हैं, रिक्वेस्ट एक्शन उसे कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चनेयर है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे जो जिसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई अगर वो आपसे रब्ता करे वापस, तो क्वेश्चन की सूरत में आप जो है वहाँ पे चीज़ें जो है ना छोड़ देते हैं एट द एंड, ठीक है। तो एग्जांपल में है मेमो, द मेमो बिगिंस विद द सेंट्रल क्वेश्चन। पहली बात, अ लिटिल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ओरिएंट्स द रीडर, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हाउ नो हमें देनी होती है ताकि रीडर जो है ना वो ग्रिप पकड़ ले और समझ जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है। द नंबर्ड क्वेश्चंस फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सेज सो दैट दे विल बी ईजियर टू टैली। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो इससे आप काफ़ी फेमिलियर हैं। जो कस्टमर सर्विस सेंटर जैस के, टेलेनॉर के, जोन के, जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जिसने कॉल की है, आप सबको पता ही होगा कि कस्टमर सर्विस का रोल क्या होता है, ठीक है। सो ये एक डिपार्टमेंट होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब है उसकी जो है ना काम करने के लिए जो है ना वो एक क्या बना देते हैं, डिवीज़न बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, दैट रिस्पॉन्ड्स टू इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट जो कस्टमर्स हैं ना, यानी जोंग के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कस्टमर सर्विस जोंग की है, जैज़ वालों के लिए जैज़ की है, या अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी की जो है अपनी एक कस्टमर सर्विस होती है जो किसी किस्म के सवालों के जवाब देने की रिस्पॉन्सिबल होती है, या अगर कोई कंप्लेंट्स आती है ना तो उन्हें प्रोसेस करने के या उन कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखकर सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए जो है ना वो कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट की बात हो रही है, सही है। तो कस्टमर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि वो हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। सो कस्टमर्स में कम्युनिकेट इन पर्सन और वाया रिटर्न करस्पॉन्डेंस टू टेलीफोन। तो कस्टमर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपसे रब्ता कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं, आपको लिख के भी भिजवा सकते हैं कोई कंप्लेंट, या आपका जो टोल फ्री नंबर होता है टेलीफोन का, जैसे मैं कंपनीज़ की आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ टेलीफोन मोबाइल कंपनीज़ की, तो उसमें टोल नंबर हमें दिया हुआ है, उस टोल नंबर पे हम कॉल करते हैं तो हम अपनी कंप्लेंट इंटर करवा सकते हैं। ओके, तो काफ़ी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कस्टमर्स की जो आते हैं ना, रिटर्न करस्पॉन्डेंस आती है या कोई इंक्वायरी आती है, कुछ किसी चीज़ के मतलब को पूछ रहे होते हैं या कोई कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो उन्हें जवाब देने के लिए काफ़ी चीज़ें हम इंक्लूड जो है ना यूज़ करते हैं कस्टमर सर्विस वाले। वो कौन सी हैं जी? उसमें सबसे पहले चेक लिस्ट हैं, उसके बाद फॉर्म लेटर्स हैं, टाइप रिटर्न लेटर्स हैं, कंप्यूटर लेटर्स होते हैं, फिल इन टाइप, ठीक है। फिल इन टाइप का मतलब है कि वो फिल हो जाते हैं वहीं पे स्क्रीन पे। कंप्यूटर जनरेटेड पर्सनलाइज्ड लेटर्स होते हैं जो किसी भी रिस्पॉन्स या किसी भी इंक्वायरी की सूरत में या किसी भी कंप्लेंट की सूरत में ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन सिस्टम होते हैं जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से होती है, तो उन्हीं की जो मुतल्लिक जो लेटर्स होते हैं वो जनरेट करके उन्हें भिजवा देते हैं, ठीक है। अब वो क्या रिटर्न में भिजवाते हैं या उन्हें मेल करते हैं, तो ये भी सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसके बाद है टाइप रिटर्न लेटर्स आर बेस्ट फॉर इरेट कंप्लेंट्स और स्पेशल सिचुएशंस। इरेट कंप्लेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बहुत गुस्सा हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी से रेलिवेंट किसी बात पे और उसने कंप्लेन की और वो बहुत गुस्से में है, या आप यूँ समझें कि बस वो गज़बनाक हुआ है, तो उस मामले को ठंडा करने के लिए ना उसे जवाब भी आप आराम से ही देंगे ना। तो कहते हैं ना, जब कोई गुस्से में हो तो उसे जवाब या तो ना दिया जाए, या अगर दिया जाए तो ज़रा ठहर के दिया जाए ताकि वो अपने होशोवास में आए और उसको बात समझ आ जाए। तो यही बात है कि टाइप रिटर्न लेटर्स जो हैं, यानी रिटर्न लेटर्स जो हैं, टाइप रिटर्न का मतलब है कंप्यूटर से जो टाइप होकर निकलते हैं, तो वो जो प्रिंट होके बाहर आते हैं, फिर वो पैक होते हैं, फिर जब तक वो उस बंदे तक पहुंचेंगे तो तब तक सिचुएशन और होगी, ठीक है। तो हो सकता है जब वो लिख रहा हो तो उस वक्त वो गुस्से में क्या लिख रहा हो, और जब हमारा जवाब उन्हें वहाँ जाए तो वो बोले यार हाँ यार मैं उस वक्त गुस्से में था तो सॉरी गलती हो गई, तो मामला सॉल्व हो जाए, ठीक है। और स्पेशल सिचुएशंस जो हैं वो भी काफ़ी होती हैं इससे मिलती जुलती, तो उसकी मिसाल आप ख़ुद ही मुझे दे दें एक कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्यू कॉन्सेप्ट्स को आपने याद रखना है। ओके जी, आगे जी, कंप्यूटर लेटर्स कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनलाइजेशन विद द एफिशिएंसीज ऑफ ऑटोमेशन। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि
जो आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर ख़ास तौर पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफ़ी चल रही है, तो उसमें जो ऑटोमेशन है ना, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो पर्सनलाइजेशन है, यानी अगर मैं जो है कॉल करता हूँ तो ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं। अगर मैं जोंग कस्टमर सर्विस को कॉल करूँगा तो उनके पास मेरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ख़ुद आपको अपनी आपके नाम से पुकार के कहते हैं कि जी सर, आपका नाम लेके कहते हैं कि जी हम बताएं आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो बंदा हैरान हो जाता है, वैसे मेरा नाम कैसे पता चल गया। बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास मौजूद होती है, तो वो उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके भी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पर्सनल लेटर्स होते हैं वो आपके निकल आते हैं। ठीक है। सो कस्टमर सर्विस कॉरस्पॉन्डेंस में बी इन लेटर हेड और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट। जी ये MCQs के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको आप राइट डाउन कर लें या नोट कर लें कि कस्टमर सर्विस कॉरस्पॉन्डेंस जब आप कर रहे होंगे ना, तो आपने लेटर हेड को यूज़ करना है। लेटर हेड का मतलब ये होता है कि अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी हर जो लेटर है, जो पेपर है, उस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, नेम और एड्रेस वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होने चाहिए, तो उसको कहते हैं लेटर हेड। ठीक है। और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट भी जो है वो भी इससे मिलता जुलता है, ज़रा उसका फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन उसके अंदर भी जो डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ऑल पहले से मौजूद होती हैं। ओके जी, स्ट्रक्चर ऑफ कस्टमर लेटर्स, इसको देख लेते हैं। द ओपनिंग पैराग्राफ स्टेट्स द रीज़न फॉर द लेटर। सबसे पहले पैराग्राफ में अपने लेटर की रीज़न लिखनी है। द फ्रैंक रिक्वेस्ट शुड अराउज क्यूरियोसिटी एंड इंकरेज अ फ्रैंक रिस्पॉन्स। अगर कोई फ्रेंडली या मतलब इनफॉर्मल वे में अगर कोई रिक्वेस्ट आई है ना, तो एक तो बंदा ज़रा वो भी हो जाता है तजस्सुस का शिकार कि क्यों इतना भाई फ्रेंडली बात कर रहे हैं, लेकिन उस रिस्पांस को एक फ्रैंक उस जो रिक्वेस्ट है उसे एक फ्रैंक रिस्पांस ही इंकरेज कर सकता है। सही है। तो उसका जवाब भी वैसे ही जो है ना देना चाहिए। आगे द रिक्वेस्ट फॉर एक्शन शुड बी डिवाइस्ड फॉर अनकवरिंग ट्रबल विदाउट एक्चुअली सजेस्टिंग दैट देयर माइट बी ट्रबल। अगर कोई ऐसा कोई ऐसी रिक्वेस्ट ऑफ एक्शन आ जाती है, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम का जिक्र है, तो हमें उसके सलूशन जो कस्टमर लेटर है उसमें सलूशन का जो है ना जिक्र होना चाहिए, या कैसे इस ट्रबल से निकला जाए इस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि ये बताया जाए कि जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं ये ट्रबल है। सही है। तो यानी कोई कंपनी है ना, अगर हम कहते हैं जी सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है आपके इलाके में, तो वो कहते हैं जी आगे से जी हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट ज़रा आप होल्ड करें हम चेक कर लेते हैं। फिर वो आगे आपको ये तो नहीं कहते जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपका वहाँ सिग्नल में मसला है, ये बड़ा इशू हो गया, हम लोग फेल हो गए आप तक सर्विसेज पहुँचाने में। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो आपको कहते हैं कि जी आप का इशू है, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपका रिजॉल्व नहीं होता तो आप दोबारा कॉन्टैक्ट करें वगैरह वगैरह, या हमने आपकी रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। ठीक है। So the actual request for action is left unstated until the end so that it leaves an impression. तो रिक्वेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट से रेलिवेंट एक जो है लेटर, उसका जो लेटर टाइप या आप यूँ कह सकते हैं, तो वो है क्लेम। क्लेम क्या होता है? क्लेम बेसिकली इज़ दी लीगल डिमांड और असर्शन बाय अ claimant for compensation, payment or reimbursement of for a loss under a contract or an injury due to negligence. तो क्लेम में बेसिकली आप कोई भी अपने नुकसान, इस लेटर में कोई नुकसान जो होता है उसका लीगली आप उसकी डिमांड करते हैं, इन रिटर्न भी होती है ये। ठीक है। और इसमें अगर आप को कोई कंपनसेशन नहीं मिली उसका आप क्लेम करते हैं, या कोई पेमेंट आपकी ड्यू है उसका क्लेम करते हैं, या आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें आपको नुकसान हुआ और उस नुकसान की ज़िम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के साथ आपकी पहले से एडजस्ट थी, तो उसकी रिम्बर्समेंट का आप क्लेम करते हैं। या कोई इंजरी हो जाती है ड्यू टू किसी भी को जो है ना लापरवाही से। ठीक है। तो ये क्लेम होता है। अब एडजस्टमेंट्स जो होते हैं, इसके जवाब में एडजस्टमेंट्स होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एंड सेटलिंग क्लेम्स। ठीक है। एडजस्टमेंट्स में हम क्लेम्स का रिस्पांस दे रहे होते हैं और उन क्लेम्स को सेटल कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। और द अमाउंट रिक्वेस्टेड बाय अ पॉलिसी होल्डर और क्लाइमेंट बिकॉज ऑफ लॉस और डैमेज। ठीक है। तो हम बेसिकली वो जो नुकसान होता है एडजस्टमेंट्स में हम भर रहे होते हैं या उसका जो है ना जवाब दे रहे होते हैं। सो एडजस्टमेंट लेटर इज़ रिटन टू ऑफर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रिपेयर द नेसेसरी एक्शन। ठीक है। तो एडजस्टमेंट लेटर में आप बेसिकली
कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उसमें जो नेसेसरी एक्शन है वो आप जो है ना उसका लाएअमल तैयार करते हैं। एडजस्टमेंट लेटर इज़ अ लेटर इन आंसर टू अ कंप्लेंट लेटर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। द आंसर में इधर बी अ रिफ्यूज़ल और अ ग्रांट। हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट ही हर दफ़ा हो, ठीक है, कि आप जो भी क्लेम करें आप बोलें ठीक है जी यस सर, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ग्रांट भी हो जाती है, यानी क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाता है और भर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी रिफ्यूज़ भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एडजस्टमेंट में। तो रिक्वेस्टिंग क्लेम एंड एडजस्टमेंट, तो ये आपने एमसीक्यूज के वाले से देख लेना है कि जो क्लेम्स है ना, इन्हें हम कहते हैं फॉर्मल कंप्लेंट्स, और जो एडजस्टमेंट्स होती हैं इन्हें कहते हैं क्लेम्स सेटलमेंट्स, ठीक है। सो यू आर एंटाइटल्ड टू रिक्वेस्ट एन एडजस्टमेंट व्हेन एवर यू रिसीव अ प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस सर्विस दैट डजंट लिव अप टू दिस सप्लायर्स स्टैंडर्ड। तो अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि या आप सप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर वो उनके स्टैंडर्ड से के मुताबिक नहीं है या उनकी जो नीड है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आपको जो है ना तैयार रहना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक्स दिए हुए हैं क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर्स के, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो है वो हम चेक कर लेते हैं, वो है क्रेडिट रिक्वेस्ट। So credit request, it is the type of request for credit, oral or written, made in accordance with procedures established or practiced followed by the creditor for the type of credit requested, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। The first step in requesting credit is to get an application form. Credit basically यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिट जो बारो करते हैं ना, किसी उधार लेना आप यूँ समझे, किसी ख़ास प्रोसीजर के तहत किसी शराइत को मानते हुए, तो ये वो बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, पहला स्टेप जो है वो क्या होता है कि इज़ टू गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। द सेकेंड स्टेप टू सप्लाई द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उस फॉर्म पे मौजूद या उससे रेलिवेंट उस फॉर्म पे भी और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, वो सारी आप स्टेप 2 में करते हैं। एंड ऑर्डर लेटर्स आर ऑफन कंबाइंड विद अ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट, और जो ऑर्डर लेटर्स हम पढ़ के आते हैं ना, उनको हम जो है ना वो क्या करते हैं, क्रेडिट विद रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, सही है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और एक रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट का आपको फॉर्मेट या नीचे सैम्पल एक नीचे दिया हुआ है, आपने लिंक पे जाके इसको ज़रूर चेक कर लेना है। तो लेसन नंबर 18 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे। तो मिड टर्म की जो प्रिपरेशन है 2023 या 2024 भी आ रहा है, तो अभी उसके हवाले से जो मिड टर्म होता है ना आपका सिलेबस, वो लेसन नंबर 18 तक ही होता है। तो 18 तक आपकी तैयारी हो गई है, आगे जो है हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में दाखिल हो जाएंगे लेसन नंबर 19 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।